देखिए, एक वक्त था जब इस देश के सो कॉल्ड सेक्युलर्स और एलिट्स ने मिलके एक अजीब और काफी सोचा समझा नैरेटिव सेट कर रखा था, जिसके चलते अगर आप अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं या फिर अपने सर पे एक तिलक लगा के घूमते हैं, तब आपको पिछड़ा, बैकवर्ड और अनकूल माना जाता था। और यही भावना, यही थॉट एक पूरे के पूरे जनरेशन के दिमाग में ठूस दी गई कि आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहने को एक पिछड़ापन मानकर चले। लेकिन पिछले 12 सालों में इनका बुना हुआ ये कॉम्प्लेक्स नैरेटिव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आज का इंडियन अपने सनातनी रूट्स और अपने सिविलाइजेशनल प्राइड को लेकर ना सिर्फ वोकल बल्कि एकदम अनअपोलोजेटिक हो चुका है। विराट कोहली, जिन्होंने मंदिर जाने के सवाल पर यह बोला था, Do I look the puja part types? आज वही विराट कोहली नीम करोली बाबा के आश्रम से लेकर महाकालेश्वर के भस्म आरती में भीगे नजर आते हैं। जो बॉलीवुड मंदिर जाने को अंधविश्वास बताता था, वही बॉलीवुड आज जाके अपने मूवी के रिलीज से पहले वैष्णो देवी या फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द राजशेखर शो। मेरा नाम है राजशेखर और आपका इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब इंटरनेट पर इस नए कल्चरल रेनेसांस और अवेकनिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमें उन लोगों का शुक्रिया करना होगा जिन्होंने फ्रंट फुट पर ये लड़ाई लड़ी है। आपने द शाम शर्मा शो, AKTK या फिर द जयपुर डायलॉग्स की वीडियोस तो देखे ही होंगे। ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जनता के दिमाग से वो कल्चरल गिल्ट को पूरी तरह से हटा दिया है। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं की इस मूवमेंट को आगे लेकर चलेंगे। आज हम बात करेंगे उस असली हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी और डेटा के बारे में जिसने हमें हमारे कल्चर को हेट करने के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया था, और अब हम कैसे अपने कल्चरल आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स इज द डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर, यानी जैसा कल्चर वैसा ही पॉलिटिक्स। लेकिन हमारे प्यारे भारत देश में पिछले 200 सालों से इसका ठीक उल्टा टेम्पलेट फॉलो हुआ है। यहाँ के सरकारी और पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके हमारे देश के कल्चर और लोगों के दिमाग को सिस्टमैटिक तरीके से बदला गया है, और इसकी बुनियाद ब्रिटिशर्स ने रखी थी। ब्रिटिशर्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर भारत को लंबे समय तक लूटना है तो इनको फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। इसलिए 1834 में एक व्यक्ति भारत आता है, मैकॉले, और इस इंसान ने भारत के गुरुकुल सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पॉलिसी तैयार करी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। उसका एजेंडा क्रिस्टल क्लियर था। भारत के अपर और मिडिल क्लास लोगों को ऐसे इंग्लिश एजुकेशन दी जाए जिसके चलते वो अपने खुद के रूट्स और अपने खुद के कल्चर को हेट करना शुरू कर दे और अपने खुद के कल्चर के प्रति ही गिल्ट महसूस करें। उन्होंने हमारे देश के लोगों के अंदर सिस्टमैटिकली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठाने की कोशिश करी, और वो कोशिश काफी हद तक काम भी कर गई। वो इंसान अपने नोट्स में ये लिखता था कि उन्हें एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना है जो फिजिकली और ब्लड वाइज इंडियन ही हो, लेकिन मोरल्स, ओपिनियंस और इंटेलेक्ट में पूरी तरह से ब्रिटिश हो, यानी कि शक्ल से भारतीय पर दिमाग से गुलाम। ऐसे ही देखते देखते 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद इस देश में एक ऐसा एलीट क्लास को नर्चर करना शुरू कर दिया गया जो ब्रिटिशर्स को खुद से सुपीरियर मानते थे और अपने खुद के कल्चर को इंफीरियर और पिछड़ा मानते थे। और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा डीप था कि हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1922 में जब वो इंग्लैंड से लौटे थे, तब उन्होंने खुद ये माना था कि वो एक इंडियन की तरह नहीं बल्कि एक प्योर ब्रेड ब्रिटिशर की तरह सोचते हैं। उनके साथ के बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि नेहरू एजुकेशन से इंग्लिशमैन, कल्चर से मुस्लिम और हिंदू सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से है। और उनका यही माइंडसेट आज़ादी के बाद पूरे देश की सरकारी पॉलिसी बन गई। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि 1947 में अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हमारा यह माइंडसेट बदल गया हो, तो आप बहुत गलत है। आज़ादी के बाद हमारे एजुकेशन और हमारे कल्चर की बागडोर उन लोगों को सौंप दी गई थी जो हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल प्राइड से पूरी तरह से एलर्जिक थे। अब सबसे बड़ा मजाक देखिए, हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये वही शख्स थे जो इंडियन मुस्लिम्स को इस्लामिक कैलिफेट के लिए लड़ने के लिए उकसाते थे, और उनके 10 साल के टेन्योर में भारत के इतिहास को सिस्टमैटिकली एक अलग ही रास्ता दिखाया गया। और जब इंदिरा गांधी आई तब उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशनल कोर को उठाकर मार्क्सिस्ट लोगों के हाथों में सौंप दिया। नूरुल हसन ने JNU तैयार किया ताकि एक ऐसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और एकेडमिया तैयार हो ताकि वो देश के बजाय एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल हो। इन्हीं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, चाहे वो रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो या RS शर्मा हो, इन्होंने डेकेड्स तक हमारे देश के असली हीरोज का नाम मिटाकर हमें इस्लामिक इन्वेडर्स
और ब्रिटिश रूल के बारे में ग्लोरीफाई करके पढ़ाया। और इनका सबसे बड़ा पाप ये था कि जब 1980s और 1990s में अयोध्या राम मंदिर के बारे में वर्डिक्ट निकलने वाला था, तो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स खुद सामने आकर मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काते थे। उन्हें ये बोलते थे कि वो ज़मीन हिंदूज को ना दे। उन्होंने ये झूठ भी बोल दिया था कि वहाँ पे एएसआई को मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले। और ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, इसने हमारे देश के पॉप कल्चर को पूरी तरह से खोखला कर दिया। मेन स्ट्रीम सरकारी टेक्स्ट बुक्स में से जो प्रोपेगेंडा निकलता था वो धीरे धीरे पॉप कल्चर और बॉलीवुड के जरिए हमारे घरों में पहुंचने लगा। और इसकी शुरुआत 1930s और 40s में ही हो गई थी, जब PWA और IPTA जैसे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदी सिनेमा पर पूरी तरह से अपना कब्जा बना लिया था। उनका एक क्लियर नैरेटिव था कि आर्ट के नाम पर हमारे देश के लोगों के अंदर उनके कल्चर के प्रति नफरत भर देना। अब खुद पिछले 40-50 सालों का बॉलीवुड टेम्पलेट देख लीजिए। इसमें 3 गोलियां अभी और बाकी हैं, तो फिर चला गोली। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। जब भी स्क्रीन पर कोई तिलक लगाया हुआ कैरेक्टर या फिर जनेऊधारी कैरेक्टर दिखाया जाता था, तो फिर उसे करप्ट, चोर या फिर एक विलन के तौर पे ही दिखाया जाता था, या फिर सीधे सीधे उनका मजाक बनाया जाता था। उन्हें हमेशा पिछड़ेपन का चेहरा बनाया गया। और दूसरी तरफ फेस्टिवल्स पे तो इन लोगों का अलग ही तरह का ज्ञान चालू हो जाता था। दिवाली आते ही इन बड़े सेलिब्रिटीज को एनिमल्स और पोल्यूशन की चिंता सताने लगती थी। प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। करवा चौथ और रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को पेट्रियार्कल और रिग्रेसिव दिखाया जाता था। और होली पर इनका पानी बचाने का बहाना पीक पर पहुंच जाता था। Wishing everyone a very, very happy Holi. Play it in a healthy way. So keep saying don't use too much water. जबकि सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे कटने वाले दुनिया भर के 15 करोड़ पेड़ों पर इनका लॉजिक चुप बैठ जाता था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे नैरेटिव कंट्रोल और मेजॉरिटी शेमिंग की मोनोपोली को नए दौर के सिनेमैटिक रिबेलियन ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब साउथ की मूवीज जैसे बाहुबली, RRR, कांतारा, कल्कि और हनुमान जैसी पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड मूवीज आने लगी। और ये मूवीज सीना ठोक के हमारे कल्चर और हमारे भगवानों को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है। और द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसे रॉ फैक्ट बेस्ड मूवीज, जिन्होंने डेकेड से छुपी हुई कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में बताया और उस हिडन रेडिकलाइजेशन के सच को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसे आज भी ये सेक्युलर इकोसिस्टम फ्रेंच थियरी बोलकर दबा देता है। और इसी नेशनलिस्ट और कल्चरल वेव को स्क्रीन पर आगे बढ़ाने का काम किया है आदित्य धर के धुरंधर ने। जब धुरंधर जैसी हार्डकोर नेशनलिस्ट मूवी आती है, तब वो हमारे देश की कल्चरल आइडेंटिटी और जियोपॉलिटिकल मसल को बेझिझक दिखाती है। वो हमारे देश के यंग जनरेशन को ये बताती है कि हम कितने ताकतवर हैं। और जब छावा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज आती है, जिसमें हमारे महाराज छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम और हमारे भगवान नरसिम्हा स्वामी के बारे में इतने ग्रैंड स्केल पर दिखाया जाता है, तो वो हमारे देश के लोगों को हमारे रूट्स और हमारे कल्चरल आइडेंटिटी की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देता है। और अब राजामौली, ऋषभ शेट्टी और आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल रहे हैं। और लोगों ने करोड़ों की टिकट खरीद कर ये दिखा दिया कि अभी भी हम हमारे कल्चरल रूट्स और नेशनलिस्ट स्वभाव से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ मूवीज में ही नहीं, ऑन ग्राउंड भी हमारा कल्चरल रिक्लेमेशन जारी है। हमारे भगवान राम के मंदिर के लिए अयोध्या का जो पिछले 500 साल का स्ट्रगल था, वो कोई नॉर्मल जमीन का विवाद नहीं था, वो इस देश की आत्मा की लड़ाई थी। 1990 के टाइम में कोठारी ब्रदर्स और ना जाने कितने कार सेवकों ने जो अपना बलिदान दिया था, उन पर चलाई गोलियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। सोमनाथ के बाद अयोध्या वो मूल स्तंभ बना जहां देश ने बिना डिफेंसिव हुए अपने आइडेंटिटी को रिक्लेम किया। और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भोजशाला के वर्डिक्ट में भोजशाला को एक हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया और वहां में पूजा वापस से शुरू कर दी गई है। पिछले 12 सालों में बीजेपी के आने के बाद ही ये सब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुआ है और हम खुल के अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये क्लियर ओपिनियन है कि भारत अब लेफ्टिस्ट नैरेटिव्स और उनके प्रोपेगेंडा की तरफ कभी नहीं मुड़ने वाला है। और भारत का ये कल्चरल रेनेसांस अभी रुकने वाला नहीं है। जो आइडियोलॉजिकल अवेयरनेस AKTK, श्याम शर्मा और जयपुर डायलॉग्स जैसे चैनल्स लेके आते हैं हमारे समाज में,
वैसा ही कोशिश मैं अपने चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ। अगर आपको ये एनालिसिस क्रेडिबल और वैलिड लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।